जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके समक्ष में लेके आया हूं, जो बात करता है सेडिशन लॉ की। और मैं कोशिश करूंगा कि एक सेडिशन लॉ को, जो संविधान है हमारा, उससे जोड़कर देखेंगे, राइट। तो हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो हमारा रहेगा कि पहले देख लेंगे सेडिशन क्या होता है। आइए स्लाइड में देख लेते हैं। तो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे कि हम बात करने वाले हैं सेडिशन की, जिसमें काफी लोग इसका विरोध भी करते हैं। ये विरोध का आधार रहता है कि ये कहीं ना कहीं जो सरकार होती है उसको तानाशाह बनाता है, राइट। और लोकतंत्र में तो तानाशाह की जरूरत ही नहीं है। देखिए, जो पहला स्टेप हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सेडिशन क्या होता है, इसकी एक परिभाषा देख लेंगे। दूसरा, हम देखेंगे इसका जो विरोध हो रहा है, जो इसको अपोज किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है, दूसरा। और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से जोड़ेंगे, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम एक सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, संविधानवाद। देखिए, ये आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। संविधान क्या होता है, वो संविधानवाद क्या होता है, ये आपके लिए कीवर्ड है, राइट। क्योंकि आपकी जो मीन्स राइटिंग होती है उसमें आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो सेडिशन है, लेट्स सी, स्टार्टिंग करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है। जो सेडिशन है ये आपके जो सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, उसमें परिभाषित किया गया है। इसको याद रखना है आपने। आईपीसी की धारा 124 को 124A में इसको परिभाषित किया है। इसके तहत ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के विरुद्ध कुछ गलत बात करेगा या सरकार के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी करेगा, तो वो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति या वह समूह अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका कहीं ना कहीं बहुत बार ये देखा गया है कि इसका मिसयूज हुआ है। यानी कि सरकार ने, जब भी सरकार के विरुद्ध कुछ बोला गया है जनता द्वारा, तो सरकार ने इसका फायदा उठाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार इससे तानाशाह बनती है, राइट। ये एक पहलू है। और कभी कभी कहीं ना कहीं जो सही पैमाने में जो गलत है, जो सरकार के विरुद्ध, चाहे सरकार अच्छा काम भी कर रही है तब भी उसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तब सरकार इसका इस्तेमाल करती है, तो सही है। परंतु मैंने क्या बोला है कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि सरकार इसका गलत उपयोग करती है और सरकार कहीं ना कहीं तानाशाह की तरफ बढ़ती है, राइट। और लोकतंत्र में, याद रखिएगा, लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष की अहम भूमिका रही है। लोकतंत्र में विपक्ष की हमेशा अहम भूमिका रही है, राइट। तो ये बात इसमें बताई है। और देखिए, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ब्रिटिश शासन काल में किया गया था इन 1870। आप जानते ही हैं उस समय जो शासन प्रशासन किया जा रहा था वो ब्रिटिशर्स द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। तो तब से ये हमारा ये कानून है। अब देखिए, हमेशा याद रखना, इसको आप किससे जोड़ेंगे, इसको आप जोड़ेंगे आपके जो लॉ इन फोर्स है, जिसे हम प्रवर्त विधि है, उससे जोड़ेंगे। क्योंकि लॉ इन फोर्स वो होता है जो पिछला कानून होता है, संविधान बनने से जो पिछला कानून है जिसको आज भी लिया है, वो एक प्रवर्त विधि यानी कि लॉ इन फोर्स में होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये लॉ इन फोर्स कौन से आर्टिकल में बताया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका यहां पर ये क्या बताया जा रहा है कि हालांकि राजद्रोह की व्यापक रूप से आलोचना की गई है, यानी कि इसको वाइडली, मतलब ज्यादातर इसका हमेशा बहिष्कार किया गया है। किसका? ये सेडिशन कानून का। और वाइडली मतलब हर जगह इसका विरोध होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक मात्र किसी प्रांत में या किसी राज्य में ही इसका विरोध हो रहा है। ये ज्यादातर भारत के हर राज्य में इसका विरोध हो रहा है। और क्यों हो रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार के विरुद्ध अगर कोई कुछ भी बोलता है, चाहे वो एक फैक्ट बेस होता है, तब भी कहीं ना कहीं सरकार इस सेडिशन लॉ का इस्तेमाल कर लेती है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पर क्या है, अब हम देखेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें क्या भूमिका रही है। क्योंकि जैसे ऐसी मुद्दे जब होते हैं, जब लगता है कुछ गड़बड़ है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पिक्चर में आती है। परंतु यहां पर देखा गया है कि 1962 का केस है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। ये केस आपने याद रखना है, 1962 वाला। एग्जाम में क्या लिख सकते हैं? केदारनाथ केस 1962। उसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि ये कहीं ना कहीं सही है, मतलब इसको हटाया नहीं जाना चाहिए। परंतु ये भी इन्होंने इसमें टिप्पणी दी है कि सरकार जब भी इस कानून का इस्तेमाल करती है, इस जो धारा है 124 को 124A, उसका इस्तेमाल करती है, तो कहीं ना कहीं
ठोस आधार पे ही इसका इस्तेमाल करें। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका साथ दिया कि ये धारा ठीक है। अब देखिए, बात ये है कि हमें एग्जाम वाइज ये तो नहीं पूछा जाएगा कि बताइए ये सही है, ये गलत है, इस तरह से। हो सकता है मीन्स में आपसे पूछ दिया जाए। एग्जाम वाइज आपने क्या क्या करना है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको ये याद रहना चाहिए कि सेडिशन कौन से सेक्शन में आता है, कौन सी धारा में आता है, 124A, और इसको एक संविधान से कैसे हम जोड़ सकते हैं, वो हमारा टॉपिक है, राइट। तो देखिए, आइए अब एक संविधान को मैं एक सेडिशन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए क्या है सेडिशन। जैसे कि आपको पता है सेडिशन किस में आता है, ये आता है अनुच्छेद, माफ कीजिएगा, धारा 124A में आता है। और ये धारा किसकी है, हमेशा याद रखिएगा, आईपीसी। हमेशा मेंशन कर दीजिएगा कि आईपीसी है या सीआरपीसी है, सीपीसी, जिसकी धारा है उसको जरूर मेंशन करिए। तो आईपीसी की धारा है ये, जहां पर राजद्रोह यानी कि सेडिशन की बात होती है। अब देखिए, वहीं पर मैं अनुच्छेद 19 में जाऊं। अनुच्छेद 19 हमारे संविधान का है, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का है। और ये बात करता है कि व्यक्ति को आजादी है अपने भाव यानी कि जो उसका एक्सप्रेशन है वो प्रकट करने की, राइट, यानी कि दिखाने की। अगर उसे लगता है कि सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो वो लिखकर, बोलकर या एक भाव प्रकट करके वो अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर सकता है, राइट। तो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ही अनुच्छेद 19 और सेडिशन, आपको नहीं लगता दोनों अलग अलग हैं? अनुच्छेद 19 ज्यादातर नागरिकों को कह रहा है कि तुम अपने भाव प्रकट कर सकते हो अगर किसी भी चीज की तुम्हें नाराजगी है, इस तरह की बात है। और सेडिशन कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है किसको, राज्य को, यानी कि जो सरकार है हमारी उसको शक्ति दे रहा है कि तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई कुछ कह रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, उसको गिरफ्तार कर सकते हो। अब देखिए, इसको और बेहतर आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे एक इंसान आया, ठीक है, इंसान से बना समाज। मैं समाज से चल रहा हूं। अब समाज में कुछ अच्छी बातें थी, कुछ बुरी बातें थी, ठीक है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो समाज के हर व्यक्ति पे शासन कर सके, जिससे कि वो एक मैनेजमेंट आए। तो समाज से निकली दो चीजें, एक निकला शासक यानी कि रूलर, और एक निकली जनता, पब्लिक। अब शासक का तात्पर्य क्या है, पावर से, शक्ति से, और जनता का तात्पर्य है अधिकारों से, राइट्स से। अब क्या करें, अब ये पावर और राइट्स के बीच संतुलन कौन बना सकता था? आई रिपीट, जो शक्ति है और जो अधिकार है उसके बीच तालमेल कौन बना के रखेगा, वो रखेगा राज्य। तो यहीं से उत्पत्ति होती है राज्य की, जिसे आप स्टेट कहते हैं, राइट, जिसे आप स्टेट कहते हैं। अब देखिए, राज्य जो है वो तो एक सिद्धांत है, वो अपने आप तो काम नहीं करेगा ना। तो राज्य को काम कौन करेगा, राज्य के सिद्धांतों को कौन लागू कराएगा? राज्य के सिद्धांतों को लागू कराएगा सरकार। ये बात याद रखेंगे, कौन? सरकार। तो एक फैक्चुअल बेस पे, एक कॉन्सेप्चुअल बेस पे हम राज्य कहते हैं, पर राज्य को असल में कौन चलाता है? सरकार। तो सरकार और राज्य को यहां में एक समानार्थी शब्द के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट। तो देखिए, अब सरकार, अब आप देखेंगे तालमेल की बात की थी मैंने। देखिए, राज्य क्यों बनाया गया है? राज्य क्यों बनाया गया है? तालमेल के लिए। यानी कि तालमेल क्या? शक्तियों का बहुत अधिक इस्तेमाल ना किया जाए और अधिकारों का अति इस्तेमाल नहीं किया जाए। ये तालमेल कौन बना के रखेगा? राज्य, यानी कि सरकार। अब यहां पर क्या देखा जा रहा है, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये चीज मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है? यहां पर देखा जा रहा है कि सेडिशन जो है वो क्या कर रहा है, वो जो शासक हैं उसको शक्ति दे रहा है ज्यादा, और आर्टिकल 19 किसको शक्ति दे रहा है ज्यादा? जो हमारी जनता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है। आप देख लिए, एक तरफ संविधान, एक तरफ ये, राइट। अब हम देखते हैं आगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आगे देखेंगे, संविधान को आत्मा जब दी जाती है तो वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि इसी को कहा है मैंने संविधानवाद। इसी को कहा है मैंने संविधानवाद। देखिए, जब भी संविधान को आत्मा दे दी जाएगी तो वो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। अब आत्मा कैसे दी जाती है? देखिए, आत्मा दी जाती है दो तरीकों से। एक राजनीतिक तरीके से, ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छा मीन्स लिखें। आत्मा देने के दो तरीके होते हैं, किसी भी संविधान को आत्मा देने के दो तरीके हैं। कैसे? एक है आपका पॉलिटिकल वाइज, यानी कि राजनीतिक,
और एक है आपका जुडिशियल फॉर्म में, यानी कि जो न्यायिक होता है उस फॉर्म में। एक है राजनीतिक, एक न्यायिक। राजनीतिक में हम इस्तेमाल करते हैं डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि हम शक्तियों का विभाजन कर देते हैं। आप अपने संविधान को देखिए, उसमें आपको अनुसूची 7 को देखेगा, अनुसूची 7 में आपको नहीं लगता डिवीजन ऑफ पावर है? वहीं पर आप देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर जो है आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में मिलेगी। उनका अपना अपना कार्य का विभाजन किया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष से मेरा मतलब है जैसे कोई राजा है या सरकार है या कोई जनता है, सभी को, किसी को भी पूरी शक्तियां नहीं दी गई हैं, डिवीजन ऑफ पावर है। उससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, तानाशाह नहीं हो सकता, राइट। और दूसरा होता है जुडिशियल, हमारे वहां जो न्यायपालिका उसको स्वतंत्र रखा गया है, स्वतंत्र, यानी कि जो भी न्यायपालिका है वो अपनी जो शक्ति है या जो अपना वेतन है वो कहां से उठाती है? डायरेक्ट संविधान से, यानी कि उसको सरकार से स्वतंत्र रखा है जिससे कि वो एक निष्पक्ष होकर कार्य कर सके। तो देखिए दोनों को आप क्या समझ रहे हैं कि दोनों तरीकों से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम सर्वोच्च किसे बना रहे हैं? संविधान को। और हम सर्वोच्च उसी को बना सकते हैं जिसमें आत्मा होगी। तो ये इस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने यहां पर संविधान में आत्मा जोड़ दी। मैंने क्या मतलब, जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने आत्मा जोड़ दी इसमें, और इसीलिए आत्मा जुड़ के क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, क्या सर कोई ऐसा देश हो सकता है जहां पर संविधान हो और संविधानवाद ना हो? बिल्कुल होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, जैसे आप वहां चले जाइए, जर्मनी, जब हिटलर हुआ करते थे तो वहां पर संविधान था, ऐसा नहीं था संविधान था, पर वो संविधान केवल नागरिकों के लिए था। मतलब अधिकार के बारे में बात की थी, शक्तियों के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि वहां तानाशाही थी। आज भी आप नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, तो ऐसा होता है कि देश होते हैं जिनके पास संविधान होता है पर वो संविधानवाद नहीं होता है। पर क्या ऐसे देश हैं जहां पर संविधान और संविधानवाद दोनों है? वो है आपका भारत, वो है आपका यूएसए, आपको दिखता है। भारत को ले लेते हैं अभी। भारत में आपको पता है कि जब संविधान में संविधानवाद है, वहीं पर एक लाइन निकल के आती है कि सर्वोपरि संविधान, सर्वोपरि सबसे ऊपर कौन है? संविधान। तो जब संविधानवाद होता है तो कहने का यह तात्पर्य है मेरा कि शक्तियों का विभाजन होगा, कोई भी व्यक्ति तानाशाह नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो सोल कैसे दिया गया है अगर एक समझ लेते हैं, तो स्केड्यूल 7 से इसको दिया गया है। अनुसूची 7 अनुच्छेद 124 को आप रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता, यानी कि जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र रखा है अनुच्छेद 124 में, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भारत में जो संविधान है वो एक संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, राइट। आगे देखते हैं। अब वहीं पर मैं आ रहा हूं, हमारे वहां अब भारत में आपको पता है संविधानवाद है, पर ये सेक्शन 124 की वजह से कहीं ना कहीं ये डेड बन जाता है, यानी कि संविधान में बदल जाता है, केवल संविधान में बदल जाता है। कैसे? क्योंकि 124 को, यानी कि 124A सेक्शन ऑफ आईपीसी वो कर क्या रहा है? वो कर रहा है कहीं ना कहीं जो एक संतुलन है सरकार और जनता के बीच, उसको बिगाड़ रहा है। ज्यादा शक्ति किसको दे रहा है? सरकार को, यानी कि सरकार को तानाशाह बना रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसको डेड कर रहा है, और डेड कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम आत्मा डालते हैं, ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम आत्मा डालते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, और इसी का उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको ये डेटा, थोड़ा सा एडवांस डेटा है, कोशिश करिए इसको आसान शब्दों में समझाने की। अगर आप इसको मेंस में कोट करते हैं, आपसे पूछा जरूर जाएगा कि आप सेक्शन 124A मेंस राइटिंग में खासकर, कि आप क्या सोचते हैं, ये हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आप अपने मेंस राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और जो भी आपके प्रश्न होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हमारी टीम रिसर्च करती है और वो मुझ तक पहुंचता है बात, और मैं जरूर रिप्लाई करता हूं, राइट। तो यहीं से ये सेशन मैं एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।